अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पार्ट सॉल्यूशन का पार्ट 4। पिछले 3 पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? सॉल्यूशन पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन, विलय और विलायक क्या होते हैं ये चीज़ देखिए। उसके बाद में सॉल्यूशन जो विलयन है उसकी सांद्रता की इकाइयाँ, सांद्रता की इकाइयों में मोलरता, नॉर्मलता, जितनी भी 9 इकाई हैं वो सारी पढ़ी हैं। उसके बाद में 9 के ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल करने की कोशिश की है, ठीक है, न्यूमेरिकल किए। न्यूमेरिकल के बाद में अपन ने क्या है, विलयशीलता पढ़ी कि विलयशीलता क्या होती है, तो मतलब घुलनशीलता होती है। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक, विलयशीलता को जो कारक प्रभावित करते हैं उनको 2 पार्टों में बांट के अपन ने पढ़ा था। फिर लास्ट में अपन पढ़ रहे थे बैंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। बैंड्स के बारे में कि भाई वो समुद्र की गहराई में जाने वाले जो लोग हैं वो उसमें हीलियम गैस का उपयोग क्यों करते हैं, ऐसे करके वो पूछ लेता है कि तो भाई उसके बॉडी के अंदर बैंड्स ना बने इसलिए वो ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद में अपन विलयशीलता के बाद में एक और उसी चीज़ के अंदर देखो, विलयशीलता का एक छोटी सी चीज़ और है, पूछा जाता है एनोक्सिया क्या है। एनोक्सिया क्या है? अब देखो एनोक्सिया है ना, जैसे समुद्री गोताखोर होते हैं वो गहराई में जाते हैं, उसी तरह से अगर अपन गहराई में न जा करके अगर ऊंचाई पे जाए, समुद्र तट से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। मतलब जो वातावरण है उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे समुद्र तल के ऊपर यहाँ पे अपन नॉर्मली ऐसे मानते हैं 1 एटमॉस्फेयर है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे ना वो 1 एटमॉस्फेयर से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा ना, तो अपने जो ब्लड में, मैंने उस दिन भी आपको ऐसे बताया, इसको दोबारा से देख लो हल्का सा बस, जैसे ये लंग्स है ना, उसमें ये लास्ट में क्या होंगी, एल्वियोलाई होंगी ऐसे, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। अब इसमें दाब की वजह से ये घुलता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन घुलेगी वो किसकी वजह से घुलेगी, दाब की वजह से घुलेगी, ठीक है, विसरण के द्वारा। अब अगर मान लो अपन ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो ऊंचाई पे जा रहे हैं तो दाब कम होता जाएगा, दाब कम होता जाएगा, तो यहाँ पे जो O2 है ना, ऑक्सीजन गैस, ये ब्लड में घुलना कम हो जाएगी। अगर ये ब्लड में घुलना कम होगी तो अपने को क्या होगी, सांस लेने में कठिनाई महसूस, मतलब ऐसे बेचैनी सी होने लग जाएगी, कठिनाई होने लग जाएगी भाई अपने को सांस लेने में। अब अपने को कठिनाई होगी सांस लेने में, है ना, तो इस चीज़ को, जो सांस लेने में जो कठिनाई होती है, या सांस ही नहीं आता अपने को, अपन लेते हैं अंदर लेकिन वो घुलती नहीं है, तो अपने को महसूस नहीं होता कि अपन सांस आ रहा है, अपने को ऐसा लग रहा है सांस ही नहीं आ रहा है, अपन ज़बरदस्ती ले रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो लंग्स में जा रही है लेकिन ब्लड में नहीं घुल रही है, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुलेगी तो अपने को ऐसे फील होगा अपने को सांस नहीं आ रहा है ना। इस जो सांस लेने में जो कठिनाई है, इस चीज़ को बोलते हैं अपन क्या, एनोक्सिया। अब इसका दूसरा पहलू ये होता है कि भाई जो लोग परमानेंटली ऊंचाई पे ही रहते हैं, है ना, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अपने से हर जगहों से ऊंचाई पर हैं, है ना, जैसे लेह लद्दाख में अपने फौजी वगैरह रहते हैं, तो फिर उनका क्या हाल होता होगा, उनको सांस कैसे आती होगी, उनको श्वसन कैसे होता होगा। जो पर्वतारोही है वो उनको श्वसन लेने में कठिनाई कैसे नहीं होती। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं ना, अपने बॉडी में क्या होते हैं, इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब जैसे अपने को अब इसमें क्या हुआ, ब्लड में जो ऑक्सीजन घुल करके आती है वो किस में घुल करके आती है, हीमोग्लोबिन में घुल करके आती है, हीमोग्लोबिन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में, एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ में 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ करके आते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में आती है। अब ऑक्सीजन इस ब्लड में घुली नहीं अपने, अब अगर अपन ऊंचाई के ऊपर गए तब, और जो वहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन की जो रेट होती है ना अपने से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उनमें हीमोग्लोबिन पहले से ही ज़्यादा होता है। अब अपन भी अगर मान लो ऊंचाई पे जाके रहने लग जाएं और परमानेंटली वहीं रहने लग गए, तो अपनी बॉडी में अपने आप क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी अपनी बॉडी में, ठीक है। फिर और अपने जो बॉडी है ना, जो भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो बॉडी है ना थोड़ी रेड सी कलर में होती है, हल्की सी ऐसे गुलाबी कलर की दिखती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा उनमें ज़्यादा है, तो उनकी जो कलर है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा अपने से। फिर दूसरी बात, अगर मान लो अपन रहने लगे तो अपने में भी वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज स्थायी नहीं होते हैं। अगर अपन वापस आ गए धरातल के ऊपर या पहाड़ी क्षेत्र से अपन नीचे आकर के वापस रहने लग गए, तो अपनी बॉडी पहले के जैसे नॉर्मल हो जाएगी, वापस अपना हीमोग्लोबिन जितना चाहिए उतना ही रहेगा, तो ये इंप्रूवमेंट होते हैं। तो आप क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है बोर्ड में, तो भाई एनोक्सिया क्या है, तो समुद्र तल से जब ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है, वायुदाब जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे क्या होगी, अपने को सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होने लग जाएगी। इस चीज़ को ही क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे पूछ ले भाई, है ना, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको एनोक्सिया क्यों नहीं होता है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है।
इसके अलावा एक इम्प्रूवमेंट और होता है उनमें, उनकी जो श्वसन लेने की जो दर होती है, ब्रीथिंग रेट होती है, वो अपने से ज़्यादा होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं वो। उसके अलावा एक ये होता है कि हार्ट बीट जो उनकी वो अपने से थोड़ी ज़्यादा होती है, उनकी हार्ट बीट अपनी हार्ट बीट की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा धड़कता है उनका। जैसे अपना 72 बार तो उनका 76, 77, 78, 80 तक 80 तक मान लो धड़कता है ना। तो अपने हार्ट बीट जो है उससे उनकी हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी, उनकी ब्रीथिंग रेट है जो अपनी श्वसन दर है वो भी अपने से ज़्यादा होगी, और उनकी बॉडी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा। तब उनको क्या नहीं होता, वो एनोक्सिया बाद में फील नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से पूछा हुआ है भी, एक अलग तरीके से अगर पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि जब अपन ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तब अपने को मिचली आने लग जाती है, मितली आने लग जाती है ना, और घबराहट होने लग जाती है, उल्टियाँ होने लग जाती है, ऐसे क्यों होता है? तो वो एनोक्सिया के कारण से होता है। अपनी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुल पाता है एटमॉस्फेयर का दाब कम होने की वजह से। तो इस वजह से ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन वाला ये मात्रा जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक वो चीज़ें आती हैं, और ये अस्थायी होती हैं। ये लक्षण भी ऐसे नहीं कि अपन ऊंचाई पे जाएंगे तो फिर वो परमानेंट अपने में रहेंगे, वो ये लक्षण अपने को हमेशा ही मिचली आती रहेगी, हमेशा ही अपने को उल्टियाँ आती रहेंगी। जैसे ही अपनी बॉडी का हीमोग्लोबिन रेट बढ़ जाएगा और अपनी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये क्या था, एनोक्सिया। और एनोक्सिया के बाद में अगली चीज़ें आप देखो, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, देखो हेनरी का नियम है दाब का प्रभाव। एक तरह से अगर अपन दाब के प्रभाव को वापस रिकॉल कर लेंगे, दाब का प्रभाव, तो क्या हो जाएगा, अपने को हेनरी का नियम अब स्वतः आ जाएगा। दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम एक से ही है। दाब का प्रभाव में अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे प्रेशर अपन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपना दाब अपन बढ़ाएंगे विलय और विलायक के बीच में, है ना, दोनों को, तो क्या होगा, वो ज़्यादा घुलनशील मात्रा हो जाएगी, वो ज़्यादा घुल जाएगा उसके अंदर, यानी कि विलयशीलता बढ़ जाएगी। तो दाब बढ़ाने पे क्या होता है, विलयशीलता बढ़ेगी, ये अपने को आता है। अब इसमें हेनरी ने कुछ ही नहीं किया था, इन्होंने इसको डेफिनेशन के रूप में, ऐसे नियम के रूप में बता दिया कि जो विलय है उसकी घुलनशील मात्रा या विलयशील मात्रा, विलय की विलयशील मात्रा, विलयशील मात्रा स्मॉल m दाब की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दाब के समानुपाती होगी। इसको ऐसे लिख दो, दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो विलय की जो घुलनशील मात्रा वो बढ़ेगी, और घटाएंगे तो घटेगी। तो दोनों में ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी सरल रेखा बनेगा ऐसे। अगर अपन m ये p और अगर m के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा ग्राफ बनेगा, सीधी सरल रेखा बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे घुलनशील मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद में हेनरी के नियम का एक वैकल्पिक कथन और होता है। हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन क्या होता है, वैकल्पिक कथन ये होता है कि अगर अपन नियत दाब रखें, आयतन नियत रखें और उसका टेम्परेचर नियत रखें, तो आयतन और जो दाब है वो दोनों आपस में रिलेट नहीं होते हैं। अगर टेम्परेचर नियत रखें और आयतन भी नियत रखें तो दाब का उस आयतन के ऊपर कोई, मतलब दाब बढ़ाएंगे ना तो आयतन न तो बढ़ेगा न घटेगा, ये इसका वैकल्पिक कथन है ना। कि उसके बाद में हेनरी के नियम है ना, उसकी सीमाएँ हैं, ये सीमाएँ पूछी जा सकती हैं कि हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएँ हैं। तो फर्स्ट सीमा क्या है इसकी, फर्स्ट सीमा है कि जो विलयन है वो अत्यधिक तनु नहीं होना चाहिए, विलयन अत्यधिक तनु नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अत्यधिक तनु नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो ताप है उसका मान, ताप का मान कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ताप है ना उसका मान कम नहीं होना चाहिए, विलयन तनु नहीं होना चाहिए। तनु का मतलब मैं अभी बता देता हूँ आपको।
तीसरा होता है कि जो विलय है, विलय नॉर्मली गैस लेंगे इसमें हेनरी के नियम में, है ना, और जो विलायक है वो क्या लेंगे, द्रव, वो आपस में क्रियाशील नहीं होने चाहिए, क्रियाशील नहीं होने चाहिए, वो क्रियाशील नहीं होने चाहिए। और चौथा इसमें क्या होता है कि जो दाब है उसका मान भी अधिक नहीं होना चाहिए, दाब का मान अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये चार है हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला कौन सा, विलयन अत्यधिक तनु नहीं होना चाहिए। तनु का मतलब होता है उसमें लिक्विड कितना मिलाया हुआ है। जैसे मान लो तनु का ऐसे मतलब समझो आप, एक ये बीकर है और अपने पास में क्या है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और उसमें अपने जो चीनी या शुगर डाली है या ग्लूकोज डाला है वो मान लो 1 ग्राम डाला है, ठीक है। दूसरा बीकर लिया, उसमें जो पानी है ना वो सेम 1 लीटर ही है, ठीक है। इसमें जो अपने ग्लूकोज डाला ऊपर से, है ना, वो इसमें 1 ग्राम है ना, मान लो इसमें 5 ग्राम है, तब दोनों में से तनु कौन सा होगा, ये तनु होगा जिसमें विलय की मात्रा कम है, और ये क्या होगा, सांद्र होगा। तो विलय और जो तनु है उसका ये मतलब होता है कि विलय का मतलब होगा उसमें पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए, या जो भी विलायक है उसकी मात्रा अधिक होना चाहिए, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, सांद्र होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो तनु का मतलब ये होता है तनु और सांद्र, जितना ज़्यादा उसमें लिक्विड होगा या पानी होगा वो उतना ही तनु होगा, जितना उसमें विलायक की मात्रा कम होगी वो उतना ही क्या होगा, सांद्र होगा, ठीक है। फिर ताप का मान कम नहीं होना चाहिए, सिंपल है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। विलय और विलायक दोनों क्रियाशील नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की आपस में क्रिया हो गई तो फिर वो उसमें घुलेंगे नहीं, घुलना अलग बात होती है और दोनों की क्रिया करना अलग बात होती है, ठीक है। और दाब का मान क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब दाब नॉर्मली होना चाहिए, ऐसे भाई बहुत ज़्यादा दाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाब लगाओगे ना तो जो लिक्विड है उसकी भी वो चेंज हो जाएगी। लिक्विड के ऊपर अगर अपन ज़्यादा ही प्रेशर लगाएंगे तो वो सॉलिड में चेंज होने की कोशिश करेगा, और गैस के ऊपर अपन ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, है ना, टेम्परेचर को नियत रख करके, तो क्या होगा, या टेम्परेचर को अगर कम कर देंगे तो वो जरूर बदल ही जाएगा सॉलिड में। लेकिन अगर टेम्परेचर को नियत भी रखें और लिक्विड के ऊपर ज़्यादा दाब लगाएंगे तो वो सॉलिड में चेंज होगा, और गैस के ऊपर ज़्यादा लगाएंगे तो किसमें, लिक्विड में चेंज होने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसकी वजह से ये दाब भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हेनरी के नियम में। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, वाष्प दाब। वाष्प दाब, देखो वाष्प दाब क्या होता है, नाम से ही वैसे पता चल रहा है वाष्प का दाब, है ना, वाष्प दाब यानी वाष्प का दाब, वाष्प दाब यानी इसका मतलब हुआ क्या, वाष्प का दाब। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये साम्य अवस्था जो शब्द मैंने बोला है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसी को समझाऊंगा मैं कि साम्य अवस्था आना क्यों जरूरी है। तो साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या होगा, वाष्प दाब होगा। अब द्रव की सतह के ऊपर लगाया गया दाब वाष्प दाब होगा। साम्य अवस्था को मैंने सबसे पहले लिखा है, साम्य अवस्था में रहना जरूरी है। द्रव की सतह के ऊपर जो दाब लगेगा वो साम्य अवस्था में रहेंगे। साम्य अवस्था में रहेगा कौन, ये वाष्प और द्रव, दोनों का क्या होना चाहिए, साम्य अवस्था में रहना जरूरी है। साम्य अवस्था में रहने का मतलब ये होता है, वैसे नॉर्मली साम्य अवस्था का मतलब इस चिन्ह से दर्शाते हैं, आप सब जानते होंगे। जैसे मान लो इधर अपने पास में है द्रव और इधर अपने पास में क्या है, उसको अपन गैस में चेंज कर रहे हैं। तो जितना द्रव गैस में बदल रहा है उतनी ही गैस वापस द्रव में बदल रही है। तो ये दोनों किस में है, साम्य अवस्था में। इसको इस तीर के डबल साइन वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। ये क्या है, साम्य अवस्था में, ठीक है। द्रव और गैस दोनों जैसे साम्य अवस्था में आएंगे, उस टाइम के ऊपर
जो ये गैस है या जो वाष्प है वो द्रव की सतह के ऊपर जितना दाब लगाएगी उसको बोलेंगे वाष्प दाब। अब देखो अपने पास में क्या है, लिक्विड है कोई सा भी एक, ठीक है। इस लिक्विड का अपन ने क्या किया, इसको आप क्या करो, नीचे से इसको हीट देना शुरू कर दो, है ना, ऐसे बैनर लगा दो मान लो, और यहाँ से इसको क्या कर दो, जलाना शुरू करो, इसको उष्मा देना शुरू करो। अब जैसे जैसे इसको उष्मा देंगे वैसे वैसे नॉर्मल इसका क्या होगा, टेम्परेचर जब तक क्वथनांक पे नहीं जाएगा तब तक तो इसकी वाष्प बनेगी नहीं। अब देखो मान लो इसका क्वथनांक है अपने पास में, मान लो ये पानी ही है लिक्विड के रूप में, और इसका क्वथनांक मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक नहीं आएगा तब तक इसका क्वथनांक नहीं आएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ ही हलचल नहीं होगी इसमें। लेकिन ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या जो क्वथनांक है वो क्या चीज़ है, अपन नॉर्मल ऐसे जानते हैं क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड है, वो कोई भी जो लिक्विड है वो जैसे ही गैस में बनना शुरू करेगा ना, जैसे ही उसका गैस बनेगा वैसे ही उसका जिस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस बनेगी ना उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सही परिभाषा नहीं है। अगर मान लो इसमें वाष्प बनना है ना, मान लो 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरू हो गई तो इसका क्वथनांक 97 डिग्री हो जाएगा क्या, नहीं होगा, है ना। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, उससे पहले ही किसी भी लिक्विड का उसका जो क्वथनांक उससे पहले उसका वाष्प बनना शुरू हो जाता है, 4, 5, 7 डिग्री तक पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन वो उसका क्वथनांक नहीं होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होगा, अब आप इसको क्या कर दो, ढक दो, एक प्लेट से इसको क्या कर दो, ढक दो, ठीक है। वाष्प इसकी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और अब आप इसको लगातार एनर्जी दे रहे हो यहाँ से या उष्मा दे रहे हो, जैसे जैसे अपन इसको उष्मा दिए जा रहे हैं और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब ये लिक्विड क्या होगा, वाष्प बनना शुरू होगा, ऐसे वाष्प बनता जाएगा, इसमें ऊपर जाएगा वाष्प बन के। अभी भी इसका क्वथनांक नहीं है। क्वथनांक कब आएगा, जब ये वाष्प जितना वाष्प बन रहा है, अभी इसको ऊपर से ढक दिया ना, अगर ये खुला होता तो वाष्प बन के ऊपर जाता जाता, और अभी इसको अपन ने क्या कर दिया, एकदम क्लोज कर दिया, पैक कर दिया। अब इसको पैक कर दिया तो ये जो वाष्प है ना, ये वापस किस में बदलेगी, द्रव में बदलेगी। वाष्प किस में बदलती जाएगी, द्रव में बदलती जाएगी, ठीक है। अब इसको और एनर्जी दे रहे हैं, तो जो वाष्प है वो जितनी द्रव में बदल रही है, वो जो द्रव है ना वो जितना वाष्प में बदलता जा रहा है, वाष्प भी उतनी वापस द्रव में बदलने लग जाए, उसको साम्यावस्था बोलते हैं। जितना द्रव वाष्प में बदल रहा है, वाष्प भी उतनी किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, दोनों की रेट बराबर हो जाए। जैसे मान लो 5 मोल पानी के यहाँ जा रहे हैं तो गैस या जो उसका जो वाष्प है उसके भी 5 मोल वापस पानी बदलनी चाहिए, तो उसकी क्या होगी, साम्यावस्था में आ गई, ये दोनों रेट बराबर बराबर हो गई। अब इस साम्यावस्था के ऊपर अब कोई भी चीज़ ऊपर उठेगी तो नीचे वाली सतह पर दबाव लगा के उठेगी ना ऊपर, तो इस द्रव की सतह के ऊपर दबाव लगा के ऊपर उठती है वाष्प, फिर यहाँ से जो दबाव लगता है उसकी वजह से पानी वापस नीचे आता है, पानी बन करके वाष्प वापस नीचे आती है। तो ये जब उठती है ना यहाँ से वाष्प ऊपर, जब वाष्प यहाँ से ऊपर उठती है तब इस द्रव की सतह के ऊपर दाब लगाती है। ये जो दाब होता है ना उसको बोलते हैं वाष्प दाब। तो इसकी नई डेफिनेशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो क्वथनांक है उस टेम्परेचर के ऊपर या क्वथनांक के ऊपर वाष्प द्रव की सतह के ऊपर जितना दाब लगाता है उसको वाष्प दाब बोलते हैं। या दूसरा ऐसे बोल दो भाई, साम्यावस्था में वाष्प द्रव की सतह पर जितना दाब लगाता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ऐसे लंबे खींचने के हिसाब से आपको ऐसे भूल गए होंगे कि क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैंने बस इतनी सी बात बताई, इसको वापस से देख लो। नीचे से अपन क्या दे रहे हैं, इसको उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, और ऊपर से अपन ने इसको ढक रखा है। अब वाष्प किस द्रव किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, इस ढक्कन से टकराएगा, है ना, और नीचे आएगा वापस, ठीक है, नीचे आएगी ये गैस। अब ये रेट जब बराबर हो जाएगी ना कि वाष्प ये जो द्रव है वो वाष्प में और जो वाष्प है वो द्रव में, इन दोनों के बदलने की रेट जब दोनों की बराबर हो जाएगी, दोनों की रेट बराबर होगी ना, उस समय अपन ये देखेंगे कि जो वाष्प ऊपर जा रही है वो द्रव की सतह पर कितना दाब लगा रही है, उस दाब को अपन बोलते हैं वाष्प दाब। क्लियर है।
वाष्प दाब का सामान्य से मतलब ये है कि साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब मैंने बता दिया कि द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में जब बदलेगा तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह के ऊपर जितना दाब लगाएगा उस दाब को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, उस बाद में देखो, इसके बाद में ये अपन ने जो उदाहरण पढ़ा वो अपन ने क्या पढ़ा? जो द्रव था, है ना, वही वाष्प बदल रहा था और वही वापस नीचे द्रव बदल रहा था। अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा होने के बजाय अगर ये चीज़ हो जाए कि ये जो अपने द्रव माना ये अकेला नहीं है, इसमें 2-3 तरह के द्रव हैं और उनको अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो जब वाष्प में अवस्था में बदलेंगे ना, तब क्या होगा? वो जब वाष्प अवस्था में बदलेंगे तब उनका वाष्प दाब क्या होगा? तो ये मान लो एक बीकर है और उसमें कुछ लिक्विड है, और ये लिक्विड एक नहीं है, मान लो 2 या 3 लिक्विड है। इसमें 2 लिक्विड मान लो, एक है, एक ए और दूसरा बी। ये 2 लिक्विड है, एक ए और दूसरा बी। ए और बी 2 लिक्विड मान लिए। अब दोनों लिक्विड है ना, उनको अपन ने साथ साथ में क्या ऊष्मा देना अपन ने शुरू किया, कर दिया ऊष्मा देना शुरू। अब अपन ने ऊष्मा देना, ए और बी को ऊष्मा देना शुरू किया, तो ऊष्मा देना अपन ने शुरू किया, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो दोनों द्रव भरे हुए हैं उनका वाष्प बनेगा। तब इसका कितना वाष्प, इसकी कितनी वाष्प बनेगी और इसकी कितनी वाष्प बनेगी? इसके लिए अपन क्या करेंगे? एक कथन लिखेंगे कि जो भी घटक हैं उनका जितनी मात्रा है या जितनी मोल भी है उसके समानुपाती होता है उसका वाष्प दाब। कि भाई अब ए का कितना वाष्प दाब होगा इस द्रव्य की सतह के ऊपर, और बी का कितना वाष्प दाब होगा इस द्रव्य की सतह के ऊपर, है ना। तो ये अपन ने निकालने के लिए ए और बी की क्या लिखेंगे कि भाई इसकी कितनी मोल भिन्न है और इसकी भी कितनी मोल भिन्न है, ये उसके समानुपाती होगा, है ना। इसकी कितनी मोल भिन्न है, ए की मोल भिन्न के समानुपाती होगा ए का वाष्प दाब, और बी की मोल भिन्न के समानुपाती होगा बी का वाष्प दाब, है ना। तो ये जो P है ना, जैसे मान लो अपने निकाला PA, वो किसके समानुपाती होगा? XA के। XA मतलब A की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, ठीक है। B कितना होगा? PB, ये होगा XB के समानुपाती, मतलब B में जितने मोल भिन्न है उसके समानुपाती होगा। अगर अपन समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो PA इक्वल टू क्या आया? P नॉट A XA, और PB कितना आ जाएगा? P नॉट B XB, ये आ जाएगा, ठीक है। PA आ जाएगा P नॉट A XA और P नॉट B XB। तो कुल जो वाष्प दाब आया ना, कुल वाष्प दाब, मान ला कि अपन ने क्या मान लिया कि कुल वाष्प दाब P है, कुल वाष्प दाब P है, कुल वाष्प दाब P है, मतलब इसका A द्वारा लगाया गया वाष्प दाब और B द्वारा लगाया वाष्प दाब, दोनों का अपन ने टोटल किया, तो वो जो टोटल वाष्प दाब आएगा ना वो P है, मान लो अपन ने ऐसे मान लिया। तो P इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया? कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब PA और PB दोनों के योगफल के बराबर होगा, तो PA प्लस PB। अब PA का मान अपन लिख देंगे P नॉट A XA, P नॉट A XA, और PB का मान P नॉट B XB। ये हो गया P नॉट A XA और P नॉट B XB, तो दोनों का क्या हो गया? कुल हो गया। तो ये कुल वाष्प दाब ये हो गया P नॉट A XA और P नॉट B XB। इसके ऊपर क्या बनता है? न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल ऐसे बनाएगा कि दो पदार्थों के नाम दे देगा अपने को, है ना, कि भाई ये 2 पदार्थ है, जैसे मान लो बेंजीन है और एक मैथिल एल्कोहल है या एथिल एल्कोहल है या ग्लूकोज है, सुक्रोज है, जो भी, उन दोनों का अपन ने एक विलयन बनाया। विलयन बनाने के बाद में अपन ने क्या किया? उनका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे देगा कि भाई इतना एटमॉस्फेयर है, इतना एटमॉस्फेयर है ना। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवा ही देता हूँ। जैसे मान लो एक अपने पास में है बेंजीन, है ना, और उसका शुद्ध अवस्था में वो जो वाष्प दाब है ना, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब वो कितना है? मान लो 300 एटमॉस्फेयर है ना। और इसकी जो इसमें विलयन में जो मात्रा ले रखी है
वो कितनी है तथा इसकी मात्रा कितनी है 78 ग्राम है, मान लो 78 ग्राम है। विलयन का जो दूसरा अपन ने लिया वो अपन ने ले लिया मैथिल एल्कोहल, ठीक है। उसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मान लो 500 एटमॉस्फेयर है, और इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा अपन ने मान लो 64 ग्राम ले ली, ग्राम है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब बताओ, विलयन का कुल वाष्प दाब बताओ। ऐसे न्यूमेरिकल आ गया, मान लो अपने ऐसे आया। ऐसे कोई भी दो अलग पदार्थों का नाम दे देगा, बस वो इतना ही कर सकता है। अपन ने ले लिया एक बेंजीन है और उसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो अपन ने ले लिया कितना 300 एटमॉस्फेयर है। दूसरा इसकी जो मात्रा है वो 78 ग्राम है। दूसरा अपन ने ये लिया मैथिल एल्कोहल लिया, उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अपन ने मान लिया कितना 500 एटमॉस्फेयर है, और इसकी जो मात्रा अपन ने इस विलयन में ले रखी है वो कितने ले रखी है 64 ग्राम है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है, तो कुल वाष्प दाब पूछा है ना, मतलब इन दोनों का टोटल वाष्प दाब कितना है। अब अपन ने ऐसे बनाया इसका फॉर्मूला कि जैसे मान लो मैथिल एल्कोहल, ये जो बेंजीन था उसका अपन ने मान लिया PA या P जो बेंजीन है वो कितना है P0 बेंजीन और X है मतलब बेंजीन की मोलविन। दूसरा मैथिल एल्कोहल इसको मान लो है ना, तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा P0 B ऑफ मैथिल एल्कोहल, और XB की क्या हो जाएगी मैथिल एल्कोहल की मोलविन क्या होगी, है ना। और फिर दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो ऐसे आसान सा ही न्यूमेरिकल बनेगा वैसे इसके ऊपर। अपने को क्या निकालना है कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब का अपन ने क्या किया पहले फॉर्मूला लिख लिया, P इक्वल टू हो गया P0A XA प्लस P0B XB। अब अपन ने ए जो मान लो अपन ने बेंजीन मान लिया, ए की जगह लिख लो आप A इक्वल टू लिख लो बेंजीन, और B की जगह अपन ने लिख लिया कौन सा मैथिल एल्कोहल। अब ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है बेंजीन का 300, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे 300। अब XA मतलब एक की मोलविन चाहिए, मतलब बेंजीन कितने मोलविन है इसके अंदर, इस दोनों को मिलाया ना तो बेंजीन के कितने मोल हैं, और XB मतलब मैथिल एल्कोहल के कितनी मोलविन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे XA और XB निकाल लेते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे बेंजीन के पहले मोल निकाल लो जितनी की मात्रा दे रखी है, तो बेंजीन के मोल, तो बेंजीन के मोल कितने हो जाएंगे, ऊपर तो भार और नीचे अणुभार, तो भार कितना लिया 78 ग्राम, और इसका जो अणुभार है वो भी कितना आएगा 78 आएगा। ऐसे देख लो बेंजीन एक, तो कार्बन कितने 6 और एक का कितना होता है अणुभार 12, तो कितने हो गए 72, और एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, तो कितने हो गए 12, 72 और 6 78, तो ये 78 हो गए। इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। फिर मैथिल एल्कोहल के मोल निकालो, CH3OH के मोल, तो इसके कितने, अब बेंजीन के मोल ये हो गए। मैथिल एल्कोहल के मोल कितने हो जाएंगे, पहले मैथिल एल्कोहल का भार कितना है 64 ग्राम, तो ये लिख लिया 64, और मैथिल एल्कोहल का जो अणुभार है वो कितने आ जाएंगे, देखो कार्बन के 12, इस हाइड्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 16 और इसका 1, तो 16 4 20 और 12 कितने हो गए 32, तो 32, तो ये कितने हो गए 2 मोल। इसके बेंजीन के तो आ गया 1 मोल, और इसके कितने मोल आ गए 2 मोल आ गए। इसके बाद में देखो बेंजीन के अपन क्या निकाल लेते हैं मोलविन, बेंजीन की मोलविन। अब मोलविन का फॉर्मूला पता है, खुद के मोल और नीचे टोटल मोल या कुल मोल। तो खुद के मोल बेंजीन के कितने मोल है 1, और कुल मोल कितने 2 और 1 3, तो खुद के मोल कितना हो गया 1 और टोटल मोल कितने हो गए 3, तो 1/3 हो गया बेंजीन की मोलविन। इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी मैंने,
तो बेंजीन की इसकी मोलविन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में मैथिल जो अल्कोहल है उसके कितने मोलविन आएंगे, उसके मोलविन। तो मैथिल अल्कोहल के मोलविन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 2 मोल, खुद के मोल ऊपर और नीचे कुल मोल, तो खुद के मोल 2 और नीचे कुल मोल 2 और 1 3, तो कितने हो गए 3। तो 1/3 किसके आ गए, बेंजीन की मोलविन, और मैथिल अल्कोहल की मोलविन कितनी आ गई 2/3, और दोनों का टोटल कितना आएगा 1। कभी भी मोलविन निकाल लेना 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए किसी की भी, और दोनों जो जितने भी घटक हैं चाहे 5 और 10 और चाहे 2, उनका सबका टोटल 1 ही आना चाहिए, है ना। तो इसका 1/3 2/3 1 आ रहा है, तो यहाँ ऐसे कन्फर्म हो जाता है भाई अपने सही किया है कि नहीं किया है। उसके बाद में इस फॉर्मूले में इन सारी चीज़ों को रख देंगे और अपने क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो कुल दाब P इक्वल टू क्या आ गया, P0A x A, है ना। तो P0A मतलब A का नोट, ये जो ऊपर 0 लगाते हैं ना, ये जो नोट अपन बोलते हैं इसका मतलब होता है कि शुद्ध अवस्था में, इस नोट का मतलब होता है कि शुद्ध अवस्था में इस ए का कितना वाष्प दाब है, पी का मतलब वाष्प दाब है। तो इन नोट का मतलब क्या होता है, इस नोट का मतलब क्या होता है, शुद्ध अवस्था में मोलविन, तो इस शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है 300 एटमॉस्फेयर है। तो ये पहले तो मैं फॉर्मूला वापस रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, P0A x A प्लस P0B x B। अब P0A क्या आया, शुद्ध अवस्था में बेंजीन की मोलविन कितनी है, ये वाष्प दाब कितना है 300 इंटू XA मतलब बेंजीन की मोलविन कितनी है 1/3, फिर प्लस P0B शुद्ध अवस्था में मैथिल अल्कोहल का वाष्प दाब कितना है 500 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ कितना आ गया 500 एटमॉस्फेयर, फिर इंटू XB, तो इसकी मोलविन कितनी है 2/3। ठीक है, अब P इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 100 प्लस 1000/3, तो P इक्वल टू कितने आ जाएंगे 300 प्लस 1000 यानी कि 1300/3, इसके इसमें डिवाइड करते हैं आंसर आ जाएंगे 1300/3 क्या आ जाएगा, इसका वाष्प दाब आ जाएगा पूरा। अब देखो मैं यहाँ पे इनके सिंबल और लिख देता हूँ, P0A इसका मतलब है A द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और ये जो XA है वो क्या है, A द्रव का मोल भिन्न। ऐसे ही जो P0B है वो क्या है, B द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ऐसे ही XB क्या हो जाएगा, B द्रव की मोल भिन्न, ऐसे यह हो गया यहाँ तक। तो ऐसे एक न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर, जो कुल वाष्प दाब है उसका निकालने के लिए P0A x A प्लस P0B x B से। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो डेटा चेंज कर देगा और पदार्थों के नाम चेंज कर देगा, या फिर जो ग्राम में मात्रा दे रखी है उसकी जगह क्या कर सकता है, वो आयतन दे सकता है। तो आयतन से अपन पे वही मोल निकालेंगे, फिर वही मोल भी निकालेंगे, या अणुओं की संख्या दे सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, कुछ नॉर्मलता, मोलरता, ऐसे सांद्रता की इकाइयाँ दे सकता है। तो वो सांद्रता की इकाइयों को फिर किस में चेंज करोगे, मोल में, क्योंकि मोलरता क्या है, मोल प्रति लीटर, और नॉर्मलता क्या है, तुल्यांक प्रति लीटर। तो अगर मान लो उनकी नॉर्मलता और मोलरता दे दे, तो उनको पहले क्या करोगे, मोल में चेंज करोगे, फिर उनकी मोल भी निकालोगे, फिर ऐसे ही इस फॉर्मूले में रख दोगे। तो ऐसे हो जाएगा ये जो फॉर्मूला है उसका एक और रूप होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्मूले का एक और रूप, इसका दूसरा रूप क्या होता है, ये जो P0A x A है, ये मतलब A की मोलविन है और ये B की मोलविन है, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि मोलविन के जितने घटक उनका सबका योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो इनका दोनों का टोटल क्या होगा, 1 होगा।
तो अपन इसकी जगह देखो ऐसे लिखते हैं P इक्वल टू पी नॉट ए। अब एक्स ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, तो इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और ये एक्स बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, एक से क्या तभी आ गया, और एक्स बी से करेंगे तब पी नॉट ए फिर माइनस पी नॉट ए एक्स बी, फिर ये ऐसे कैसे प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे बन लिया। इस एक्स ए की जगह अपन ने 1 माइनस एक्स बी क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। तो इस एक्स ए की जगह अपन लिख सकते हैं ना, इधर इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स बी, तो इसकी जगह लिख लिया 1 माइनस एक्स बी और ये पी नॉट बी एक्स बी ऐसे कैसे था। फिर पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, इसमें ये लिख इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स बी से किया तो पी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, फिर प्लस ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको मैं इसको इधर लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब इन दोनों में से क्या कर लो, एक्स बी को कॉमन ले लो, तो P इक्वल टू क्या जाएगा, पी नॉट ए फिर प्लस एक्स बी कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से तो क्या बना पी नॉट बी और यहाँ से क्या बचा पी नॉट ए, तो ये इसका एक और बन जाएगा क्या, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब काम में आता है, नॉर्मली अपन इस फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी एक की अपने को मोलविन दे दे, किसी एक पदार्थ की मोलविन दे दे और दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे दे, है ना, तो दूसरे की मोलविन अपन डायरेक्टली यहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक में से उसको घटा के यहीं पे लिख दो, जरूरी नहीं कि अपन इसको याद ही रखें, है ना, पर ये ऐसे दे रखा है आपके बुक में। लेकिन अपन न्यूमेरिकल निकालते वक्त जरूरी नहीं कि अपन इस फॉर्मूले का यूज करें, अगर एक की मोलविन दे दे तो कि भाई इसमें एक की मोलविन आ रही है ये यूज कर लो, ऐसे कुछ ही जरूरत नहीं है। दूसरे की मोल यहीं से निकाल लेंगे ना अपन, दोनों का टोटल कितना होता है 1, तो अगर मान लो एक का दे दिया मान लो 5/4, तो एक में से 5/4 को क्या कर देंगे, 4/5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वो दूसरे की मोलविन आ जाए, तो यहीं से निकल जाएगा न्यूमेरिकल। तो बस ये बुक में दे रखा है इसलिए मैंने आपको करा दिया, ऐसा इतना काम का नहीं है ना। तो ये यहाँ तक हो गया। अब अपन